आज से नया बुक घटना चक्र प्राचीन भारत के इतिहास, जो शुरू से एकदम पढ़ेंगे, पाषाण काल से शुरुआत होकर के आधुनिक काल तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आधि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आधि ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के अंतर्गत आहड़ और जोरवे संस्कृति आते हैं। यहाँ समझना है कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता आता है, पाषाण कालीन, और आधि ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र पाषाण काल के सभ्यता के अंतर्गत आहड़ और जारवे संस्कृति आती है। जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। ऐतिहासिक काल का आरंभ कब होता है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान कब प्रारंभ हुआ? 1863 में। पाषाण निर्मित उपकरणों को अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण काल को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। यह है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? तो उपकरणों के आधार पर। उपकरण के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन सभ्यता को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। यह पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो देखते हैं, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल यानी कि मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा कहाँ दिया है? तीसरा दिया है उच्च पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहले पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल में क्या है? तो पूर्व पाषाण काल क्रूड उपकरण जैसे हस्त कुठार, खंडक एवं बिदारणी, हस्त कुठार, खंडक एवं बिदारणी इसमें प्रमुख औजार थे। मध्य पाषाण काल के जो औजार थे, फलक उपकरण था। फलक उपकरण किससे समय थे? तो मध्य पूरा पाषाण काल से। फलक पूरा पाषाण काल के संबंध मध्य पूरा पाषाण काल से। और उच्च पूरा पाषाण काल दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण इसमें पाया गया है। दक्षिणी और यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल में दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण प्रमुख है। सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान में है से चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो सोहन नदी घाटी पाकिस्तान में। सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप पल्लवरम एवं अतिरपक्कम हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण कौन कौन है? तो क्लीवर, स्क्रेपर आदि है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास पल्लवरम नामक स्थान पर पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र एक थे, उनका नाम था विलियम किंग ने अतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। अतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण किसने निकाले? तो विलियम किंग। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल से
डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किया। 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किया। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में या निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं, यानी कि बेलन घाटी के 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। इसका खोज किसके निर्देशन में होता था? जी.आर. शर्मा के निर्देशन में। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल के अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है। उपकरण के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल के अस्थि निर्मित यानी कि हड्डी से बना हुआ मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रीति कौशल संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ है? तो संप्रीति, जो बेलन घाटी इलाहाबाद के प्रोफेसर जो थे जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। और उपकरण के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल के अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रीति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। संप्रीति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्जाइट पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूरा पाषाण के जो मानव थे उनका पूर्णतः जीवन जो था प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। यानी कि पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वह प्राकृतिक थे। वे शिकार पर निर्भर रहते थे, भोजन जो मांस खाते थे, कंदमूल खाते थे। अभी अग्नि का प्रयोग नहीं हुआ था, इसीलिए वह कच्चा मांस को ही खा जाते थे। इस युग का मानव मुख्यतः शिकारी था। पूरा पाषाण काल के जो मानव था पूर्णतः शिकारी था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। पूरा पाषाण काल के लोग जो थे वह शिकारी थे, उन्हें पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें 1867 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र यानी कि रॉक पेंटिंग की खोज निकाली। तो विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र यानी कि रॉक पेंटिंग किसने खोज निकाली? 1867 ईस्वी में आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। मध्य पाषाण के जो औजार थे वो बहुत सूक्ष्म थे और पत्थर के बहुत छोटे छोटे बनाए गए थे। भारत में मानव अस्थिर पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे हैं। यानी कि भारत में मानव अस्थिर पंजर मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगे। गुजरात स्थित गुजरात में एक जगह है लंघनाज, एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल है। लंघनाज का है गुजरात में लंघनाज एक पूरा पाषाण कालीन या मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डी, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। यानी कि गुजरात स्थित लंघनाज एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डी, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो हड्डी और सिंग यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से हड्डी एवं सिंग प्राप्त हुए हैं।
जी आर शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्र का उल्लेख किया है। जी आर शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्र का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बुचखाड़ा संकुल क्षेत्र, झील क्षेत्र, बुचखाड़ा संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ है। कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ था। बुचखाड़ा संकुल क्षेत्र से हड्डी, बुचखाड़ा संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। यानी कि बुचखाड़ा संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण, आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक, डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नाहर राय, दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। क्या बोल रहा है? डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नाहर राय, दमदमा तीनों ही स्थल से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल 41 मानव सावधान प्राप्त हुए हैं। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव सावधान ज्ञात हुए हैं। इन सावधानों में से 5 सावधान युग्म सावधान है और 1 सावधान 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। इन सावधानों में से 5 सावधान युग्म सावधान है और 1 सावधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष सावधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव शव एक साथ दफनाए गए हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पर 4 मानव शव को एक साथ दफनाए गए हैं, तो वह है सराय नाहर राय। यहाँ की कब्रें यानी कि समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी, यानी कि घर के अंदर थी। सराय नाहर राय में जो समाधि या कब्र होती थी वह घर के अंदर होती थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार होती थी। कब्र कैसे होती थी? तो छिछली और अंडाकार। बिंद क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से, बिंद क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त, मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में हो गई है। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के नेतृत्व अनुसार, अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली है। कहाँ? तो लेखहिया में 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली है। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ कहाँ? तो मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम। आदमगढ़ कहाँ चाहिए? तो पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से तथा बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर से, आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश और बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं को संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य पाषाण के जो मानव थे, शिकार करके, मछली पकड़ के, खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। तो भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र का एक उदाहरण है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अब तक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यानी कि भीमबेटका प्रागैतिहासिक में 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें 500 से चित्रकारी प्राप्त हुई है। इनमें से यूनेस्को ने 243 को क्रमांक प्रदान किया है। 243 को क्रमांक प्रदान किया है। यूनेस्को में
यूनेस्को ने भीमबेटका शैलचित्र को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यानी कि यूनेस्को ने भीमबेटका शैलचित्र को विश्व विरासत सूची में समाहित किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन नवपाषाण काल से आरंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले? तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव से। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लहुरा देव से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व यानी कि इससे पहले लहुरा देव से पहले भारत में एक स्थल था जहाँ कृषि के साक्ष्य मिलता था, वह था मेहरगढ़। लेकिन यह कहाँ चला गया? अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल या धान के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी घाटी पर स्थित। यानी कि चावल के साक्ष्य कहाँ मिला? चावल के साक्ष्य कोल्डिहवा प्रयागराज जिले बेलन नदी घाटी में स्थित यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। चीन के यांगजी नदी घाटी में लगभग 7000 ईसा पूर्व में चावल उगाया गया। चीन के यांगजी घाटी में लगभग 7000 ईसा पूर्व में चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको से मिला है। मक्का कहाँ से मिला? तो मैक्सिको से। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज-होम से प्राप्त हुआ है, जो जम्मू कश्मीर में है। गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्ज-होम से प्राप्त हुआ है और बुर्ज-होम की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन ने किया था। एक गुफकरल एक क्षेत्र है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह नवपाषाणकालीन स्थल है। गुफकरल का अर्थ होता है कुलाल अथवा कुम्हार के गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिला में स्थित है। यह एक नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। हिरण के सींग से निर्मित उपकरण है। नवपाषाण युगीन दक्षिण युग में दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। यानी कि नवपाषाण युग में दक्षिण भारत के मृतक को दफनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता था स्थल, उसे बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। नवपाषाण काल से संबंधित राह के टीले कर्नाटक के बेलारी जनपद में स्थित संगन कल्लू से मिला है। नवपाषाण काल से संबंधित राह के टीले कर्नाटक के बेलारी में स्थित संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थल से भी राह के टीके मिले हैं। कहाँ से? तो एक हो गया कर्नाटक के संगन कल्लू, एक हो गया पिकलीहल और उतनूर से भी राह के टीले मिले हैं। ये राह के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। ये क्या है? ये राह के टीले जो हैं ये पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविर के, यानी कि ठंड के समय में अगर वहाँ पर रहते होंगे जो पशुपालक थे, वहाँ पर ठंड में आग जला करके रहते थे, जिसके कारण वहाँ पर राह के टीले के अवशेष बचे हुए हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। धातुओं में सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ? तांबे का। इस चरण में पत्थर एवं तांबे का उपकरण का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ में प्रयोग हुआ। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति या कैथोलिक कल्चर कहा जाता है। यानी कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति को कैथोलिक कल्चर भी कहा जाता है।
ताम्रपाषाणिक का अर्थ होता है पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था। ताम्रपाषाणिक का मतलब होता है पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, यानी कि ताम्रपाषाण अस्थि कहाँ पाई जाती है, स्थल ताम्रपाषाण की बस्तियां कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिण भारत, दक्षिण पूर्व राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण पूर्व भारत में पाई गई है। यानी कि भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व भारत में पाई गई। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरा स्थलों में खुदाई हुई है। ये आहड़, बालाथल, बागोर, उजियाना एवं गिलुंद है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में अनेक पुरा स्थलों की खुदाई हुई है। इसमें आहड़, बालाथल, बागोर, उजियाना और गिलुंद है। ये पूरा स्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी कहाँ है, तो राजस्थान में। बनास घाटी में आहड़, बालाथल, बागोर, उजियाना और गिलुंद स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अब है आहड़ का प्राचीनतम नाम। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती। आहड़ का प्राचीन नाम क्या है, ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह। आहड़ का प्राचीन नाम है ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह। गिलुंद बालाथल उजियाना में घरों को चारदीवारी से घेरा गया है। गिलुंद बालाथल उजियाना में घरों के चारदीवारी से घेरा गया है। आहड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है। आहड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। तांबे के टुकड़े कहाँ मिले हैं, तो गिलुंद में। आहड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणी संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृतभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई है, जिसे कृष्ण लोहित मृतभांड परंपरा विशिष्ट रही है। इसका मतलब हुआ है कि आहड़ संस्कृति अन्य ताम्रपाषाणी संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्र में लाल व काले लेप के मृतभांड बने हैं, वहीं पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई है, जिसे कृष्ण लोहित मृतभांड भी यहाँ पर विशेष थी। कृष्ण लोहित मृतभांड कहाँ पर चलित थी, आहड़ संस्कृति में। और इसके जो मृतभांड थे उस पर ऊपर सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन एवं नवादा टोली प्रमुख स्थल है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नवादा टोली प्रमुख स्थल है। नवादा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल है, जो खरगोन जिला में स्थित है। नवादा टोली कहाँ है, तो ताम्रपाषाणिक स्थल है जो नवादा टोली के खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने किया था। क्वेश्चन पूछता है कि नवादा टोली का उत्खनन किसने किया, तो HD संकालिया। यह एक ताम्रपाषाणिक स्थल है जो खरगोन जिला में स्थित है। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूल के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूल के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृतभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्णित है। यहाँ के मूल मृतभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्णित है। अब कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति के कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृतभांड में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जो अत्यंत छोटी छोटी है। मालवा संस्कृति अपने मृतभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के कायथा, एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरा स्थल है अहमदनगर जिला में
महाराष्ट्र में कौन है? अहमदनगर जिला में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनागांव या सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश, नंदुरबार जिला, प्रकाश का है नंदुरबार जिला, नासिक जिला, ये सभी पूरा स्थल जोरवे संस्कृति के हैं। अब तक ज्ञात लगभग 200 जोरवे संस्कृति में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। दैमाबाद सबसे इसमें बड़ा है। दैमाबाद इसमें बड़ा है। नेवासा जोरवे संस्कृति से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेवासा जोरवे संस्कृति से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र यानी कि परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की एक विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां या संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ? महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति यानी कि जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थल में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनामगांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों के मकान मिले हैं। पश्चात अवस्था यानी कि 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार है। इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई है। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी और पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी और पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था, जो मुख्यतः सामाजिक विभेद का सूचक है। यहाँ से अननागार भी मिला है। कहाँ से मिला है? अननागार कहाँ से मिला है? अननागार मिला है यहाँ से इनाम गांव से कब मिला है? अननागार। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले में पांडुराजर ढिब्बी और पूर्व मेदिनीपुर जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद एक ताम्रपाषाणी स्थल है और पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान भी ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, जिले में एक स्थल है। और पांडुराजर ढिब्बी भी एक क्या है? तो ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। पूर्व मेदिनीपुर जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरा स्थल जहाँ खुदाई हुई है वह बिहार के सेनुआर, सोनपुर, ताराडीह और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार में सेनुआर, सोनपुर, ताराडीह यह 9 ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन यह भी ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे को भी खेती करते थे। यानी कि मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरा की खेती भी करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छे करते थे। वे कार्नेलियन
अस्टेटाइन और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएँ भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली है। मालवा में क्या मिला है? तकले, चरखे और तकलियाँ मिली है। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन, सेमल के रुई के बने धागे मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना पत्थर बनाने वाले और पक्की हुई मिट्टी की मूर्ति यानी कि टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा का प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी के ब्रिसल मूर्तिकाएँ यह सूचित करती है कि ब्रिसण यानी कि षण धार्मिक पंथ का प्रतीक था। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी के ब्रिसल मूर्तिकाएँ यह सूचित करती है कि ब्रिसल यानी कि षण धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों के हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनके का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण सावधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक सावधान यानी कि पश्चिमी भारत में संपूर्ण सावधान, पूर्वी भारत में आंशिक सावधान प्रचलित था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले प्लेट हैं। कैथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई है। इसी स्थान में अस्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा किए हुए पाए गए। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतड़ी तांबा पट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतड़ी ताम्र पट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मागिरी, पिकलिहल, संगनकलू, मास्की, हल्लूर आदि से ताम्र पाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में ब्रह्मागिरी, पिकलिहल, संगनकलू, मास्की, हल्लूर आदि से ताम्र पाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति के अधिक प्रमाण मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति के अधिक प्रमाण मिले हैं। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। 1971 में इसे सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया और 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। यानी कि 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रित कर दिया गया और इसके प्रथम महानिदेशक बने सर जॉन मार्शल और 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल इनके कार्यभार संभाला। यहाँ पर थ्योरी हुआ कंप्लीट और अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो एक भूवैज्ञानिक थे, भूगर्भ वैज्ञानिक, एक पुरातत्वविद थे। इसमें दोनों हो जाएगा, ए और बी पढ़ते हैं।
इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किसने किया? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किसने किया? तो थॉमसन ने किया। किसने किया? थॉमसन। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसे वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रस्तुत किया। 1836 ईस्वी में क्रिश्चियन थॉमसन ने पाषाण और कांस्य और लौह युग की संकल्पना प्रस्तुत किया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, ए.एच. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट अस्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हैं? भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, ए.एच. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट अस्वेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टन इलियट किस गतिविधि से जुड़े हैं? तो यह जुड़े हैं पुरातात्विक सर्वेक्षण से या पुरातात्विक उत्खनन से। देखते हैं, अलेक्जेंडर री, ए.एच. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कब हुआ? तो पशुपालन का प्रारंभ हुआ मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिलते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालक के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन है? तो वह है आदमगढ़ मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो सराय नहर और महादहा दोनों से हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो महादहा और सराय नहर से। मध्य पाषाणकालीन महादहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महादहा में 3 क्षेत्रों का उत्खनन करते हैं, जो झील क्षेत्र, बुजखाना क्षेत्र, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बुजखाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ सराय नहर और महादहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सराय नहर और महादहा से। निम्नलिखित मध्य पाषाणकालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब की ओर सजाइए। ये कहाँ है देख लेते हैं पहले। 8 पश्चिम से पूरब। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब क्रम में मध्य पाषाणकालीन स्थल है महदहा। महदहा कहाँ? तो मध्य प्रदेश। महदहा कहाँ है? तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। लेखैया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। महदहा उत्तर प्रदेश, लेखैया उत्तर प्रदेश। पैसरा बिहार। भीरभानपुर पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3।
4 2 1 3 में सबसे पहले 4 4 4 में सबसे पहले महदहा, उसके बाद लेखैया 4 2 1 पैसरा और फिर भानपुर। तो महदहा उत्तर प्रदेश, लेखैया उत्तर प्रदेश, पैसरा बिहार, भीरबानपुर पश्चिम बंगाल। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? तो दमदमा से, दमदमा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय, मदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र के कुल मिलाकर 41 मानव कंकाल ज्ञात हुए। इन मानव सावधानों में से 5 सावधान युग सावधान है और 1 सावधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। 6 सावधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई तो नवपाषाण काल में, यानी कृषि का प्रारंभ कब हुआ? तो नवपाषाण काल में। खदानों के उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ और यही समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। जिसकी खोज पुरातात्विक अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में किया गया। हथनौरा की खोज मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसकी खोज किया था अरुण सोनकिया 1982। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी में हथनौरा से। कब खोज हुआ? 1982 में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपभोग किया गया है, जो जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सुरगम, राई, जई। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपयोग किया गया, जिसमें जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सुरगम, राई और जई है। अनाजों के पौधों के विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया था। तो जौ सबसे पहले कहाँ उगाया था? 8000 ईसा पूर्व भूमध्य सागर और ईरान के मध्य में। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ भी उगाए जाने लगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो मिला है लहुरा देव से। कृषि के साक्ष्य लहुरा देव। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहमा प्रयागराज जिले में बिलर नदी घाटी पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिला है माना जाता था। उपयुक्त संदर्भ में अब यदि विकल्पों में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वहीं रहता, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका विकल्प मेहरगढ़ होगा। लहुरा देव नहीं है तो क्या होगा? लहुरा देव है तो यही है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कहाँ से? तो कोल्डिहमा से, नहीं सॉरी, कृषि के साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से।
नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं? तो मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कौन सा है देखते हैं। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, दोनों सही है, ए और बी। उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा। ध्यान देने वाली बात है कि प्रदेश की बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डिहवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण माना जा रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित है। अतः कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। तो यह है मेहरगढ़। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जबकि प्रमाणिक तिथि में लगभग 7वीं शताब्दी यानी कि 7000 ईसा पूर्व है। जबकि किले गुल मुहम्मद एवं कालीबंगा के प्राचीनतम तिथि में क्रमशः 4000 ईसा पूर्व और 3500 ईसा पूर्व है। निम्नलिखित में से किन स्थलों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? तो बागोर। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित बागोर से मिलता है। बागोर से। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहते हैं? तो ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। आहड़ संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आहड़ संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आहड़ वासी तांबा गलाना जानते थे। सही है। आहड़ वासी तांबा गलाना जानते थे। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था, यह भी सही है। चौथा दिया है, यहाँ काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर समांतर सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। सही है। आहड़ संस्कृति। आहड़ सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आहड़ वासी तांबा गलाना जानते थे। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर समांतर सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। इनमें से 1, 3 और 4 सही है। आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मुख्यतः या मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूँ, जौ, चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्रवती यानी कि तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत मात्रा में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातुओं का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिन पर समांतर सफेद रंग के ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। इस प्रकार विकल्प ए सही है।
निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष मिलता है? तो वह है मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष मिलते हैं? तो मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवादा टोली के उत्खनन किसने किया था? तो HD संकालिया। नवादा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की है मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में। मृतकों को दफनाने के स्थल के नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को, जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधियाँ, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएँ, मेहिर इत्यादि। राह का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कलन स्थल से मिलता है? नवपाषाण स्थल से मिलता है तो संगन कल्लू, कर्नाटक। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन स्थल पूरा स्थल से राह के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। इनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक इसके 700 शिलाश्रयों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्र पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज, रायसेन जिला। अब्दुल्लागंज, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। भारत में किस शिलाश्रय में से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका। 700 है, लेकिन 500 मिला है चित्र। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा का देखा और उसके शैल चित्र को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? उसका नाम था V.S. वाकड़कर। भीमबेटका गुफा की खोज किसने की? तो V.S. वाकड़कर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 ईस्वी में V.S. वाकड़कर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया है। भीमबेटका को किसने खोजा? तो V.S. वाकड़कर। विष्णुधर वाकड़कर, 1957। गैरिक मृदभांड पात्र यानी कि OCP, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। गंगा यमुना द्वीप की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड कहा गया। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर के खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 के 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई BB लाल एवं BK थापर ने किया था। 1950 से 52 में यहीं पर मिला था कौन चीज? तो गैरिक मृदभांड का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। ताम्रस्य काल में यानी कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफना कर रखते थे? तो उत्तर से दक्षिण।
महाराष्ट्र में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति यानी कि जौरवे संस्कृति के नेवासा, दईमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा के घरों में फर्श के नीचे दफनाने का जाने का साक्ष्य मिला है। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे के कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुए हैं? तो वह हुआ है बुर्ज होम से। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल बुर्ज होम। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्ज होम से नव पाषाणकालीन स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास यानी गड्ढों वाला घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने के साक्ष्य मिला है? तो वह है बुर्ज होम। गर्त आवास कहाँ से मिला है? तो गर्त आवास मिला है बुर्ज होम से। चालीस यहाँ पर देख लेते हैं। सोहन या सोन घाटी पूरा पाषाणकाल का स्थल है। कौन सा है? सोहन घाटी पूरा पाषाणकालीन स्थल। भीमबेटका मध्य पाषाणकालीन स्थल। भीमबेटका मध्य पाषाणकालीन स्थल। भीमबेटका मध्य पाषाणकालीन। बुर्ज होम नव पाषाणकालीन स्थल। बुर्ज होम नव पाषाणकालीन स्थल। बनास ताम्र पाषाणकालीन स्थल। बनास का है तो बनास ताम्र पाषाण। बुर्ज होम नव पाषाण। बुर्ज होम नव पाषाण, ताम्र पाषाण बनास और भीमबेटका मध्य पाषाण। इसमें नेवासा, ईसमपुर, डिडवाना, तो डिडवाना तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। सी के एक किसमें है? नेवासा महाराष्ट्र। 1 के 3 सी के 1 ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ठीक है। नेवासा पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो नेवासा है महाराष्ट्र में। ईसमपुर कर्नाटक में। डिडवाना राजस्थान में। गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु। गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु। फिर से एक बार। नेवासा महाराष्ट्र में, ईसमपुर कर्नाटक में, डिडवाना राजस्थान में, गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु। देखते हैं। नेवासा महाराष्ट्र, ईसमपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान, गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु। ऐतिहासिक स्थल और ख्याति के कारण यहाँ से देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी 2 और 3। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा के लिए। गणेश्वर ताम्र पाषाणकालीन स्थल। गणेश्वर राजस्थान में है। बुर्ज होम नामक नव पाषाणकालीन स्थल। बुर्ज होम क्या है? तो नव पाषाणकालीन स्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पूरा स्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन ने किया था। 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने किया था। इस पूरा स्थल से गर्तवास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जो विद्याधर नदी के तट पर अवस्थित है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में है। यह विद्याधर नदी पर स्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा मिला है। कई उदाहरण प्राप्त हैं जो तत्कालिक शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करती है। गणेश्वर जो है ये राजस्थान में प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बाणग्र मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है? तो ये हो गया है लेखहिया। विंध्य क्षेत्र के किस स्थल से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखहिया। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श किसने लिखा? जे.एन. पांडे के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से
मध्य पाषाणकालीन लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखाइया में कुल 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए आर दोनों सही है। आर ए का स्पष्टीकरण करता है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण विंध्य क्षेत्र के जो पाषाण युग के लोग थे वह गंगा घाटी में प्रवेशन किया, यानी कि ए आर सही ही दोनों है। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। जी आर शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी में प्रवासन किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका एक संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया। उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। इस मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक काम करता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का अब वर्तमान नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश के सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में।